हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ हमारे बायोलॉजी का चैप्टर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का। चैप्टर नंबर 6 हमारी ओल्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, पर न्यू एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 5 है। तो आज ये हमारा चैप्टर नंबर 5 जो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का, वो मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो क्योंकि ये हमारी रिवीजन सीरीज़ चल रही है, तो मैं आप लोगों को शॉर्ट में ही एक्सप्लेन करूँगी, ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा, पूरा ज़रूर देखिएगा। और ये जो पीडीएफ मैंने बनाई है यहाँ पे, ये इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसको मैंने इस तरीके से बनाया है कि आपको ये पढ़ने के बाद में एग्ज़ाम के टाइम पे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो इस चैप्टर में बताया गया है कि डीएनए का फंक्शन क्या है, जेनेटिक मटेरियल जो है वो क्या होता है, आरएनए का के बारे में बताया है, डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में बताया है, ट्रांसलेशन, जेनेटिक कोड और रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशंस के बारे में बताया है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में बताया है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में भी इस चैप्टर में हमें बताया गया है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे स्ट्रक्चर और फंक्शन बताया है डीएनए का। तो डीएनए जो है, जिसे हम डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म है, और प्राइमरी जेनेटिक मटेरियल जो है मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स का डीएनए ही है। अब जो ये दो न्यूक्लियोइड चेन का कॉम्बिनेशन से बनाया गया है, जिसे हम डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर के नाम से भी जानते हैं। बैकबोन जो है वो ऑल्टरनेटिंग शुगर है और फॉस्फेट ग्रुप्स हैं इसके। और जो हमारी और इसको थाइमीन, ग्यूनेन एंड साइटोसिन के तीन इनके बेस पेयर से बनाया गया है। और ये 5 स्टैंड और 3 स्टैंड के उसमें चेन में चलता है इसका काम। अब डीएनए जो है वो पैक्ड होता है प्रोटीन्स के क्रोमोसोम्स के अंदर विद इन द न्यूक्लियस। तो सबसे पहले अब इसका देखो, यहाँ पे एक ये माइंड मैप भी बनाया गया है काफ़ी अच्छा। तो यहाँ पे बताया कि जो डीएनए का स्ट्रक्चर है, एक तो वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, शुगर फॉस्फेट बैकबोन है, और कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर भी है। फिर इंफॉर्मेशन स्टोरेज के बारे में बताया है कि सीक्वेंस ऑफ बेसिक एनकोड्स जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। फिर रेप्लिकेशन के बारे में बताया कि जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स हैं वो कॉपी करने को अलाउ करते हैं, मतलब 5 स्ट्रैंड टू 3 स्ट्रैंड एंड 3 स्ट्रैंड टू 5 स्ट्रैंड, ये जो चीज़ है ये कॉपी करने में हेल्प करती है। फिर पैकेजिंग के बारे में बताया है कि जो डीएनए है वो हमारा प्रोटीन्स से पैक किया जाता है क्रोमोसोम्स के अंदर यूकैरियोट्स में। फिर हमें यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में बताया है। तो डीएनए रेप्लिकेशन का क्या मतलब होगा कि डीएनए रेप्लिकेशन जो प्रोसेस है वो डीएनए को कॉपी करने के लिए मतलब सेल डिवीज़न करती है। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट लाइन ही लिखी है कि डीएनए रेप्लिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच डीएनए मेक्स अ कॉपी ऑफ इटसेल्फ ड्यूरिंग
सेल डिवीज़न। तो मीनिंग ये है इसका कि जो डीएनए है वो बार बार अपने आप को रेप्लिकेट करेगा, बार बार न्यू डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर्स क्रिएट करेगा, सिर्फ थोड़े से ओरिजिनल स्ट्रैंड के मतलब सिंथेसाइज्ड की वजह से। और जो रेप्लिकेशन है वो बार बार यही प्रोसेस को यूज़ करते हुए अपने आप को रेप्लिकेट करेगा डीएनए। अब हमें इस पैराग्राफ में बताया कि जो द डीएनए एंजाइम्स the enzyme DNA helicase unwinds the double helix, creating replication forks. DNA polymerase 3 adds nucleoids to the growing strands, but can only work in the 5 strand to 3 strand direction, which results in continuous synthesis of leading strand and discontinuous synthesis of the lagging strand. In short, Okazaki fragments. Other enzymes like primase, primase, ligase, and troposomase are also involved in the complex process of replication. तो इस पैराग्राफ में ये बताया है कि जो हमारा डीएनए है वो पॉलीमरेज 3 से को यूज़ करता है एज अ प्राइमेज, और 5 स्टैंड टू 3 स्टैंड डायरेक्शन में तो वो कंटिन्यू ग्रो करता है, पर 3 स्टैंड टू 5 स्टैंड में वो लैग करता है और बार बार उसे ओकीजाकी फ्रेगमेंट्स बनाने पड़ते हैं ताकि वो आगे रेप्लिकेट करने में उसको हेल्प हो सके। फिर हमें यहाँ पे ट्रांसलेशन एंड आरएनए प्रोसेसिंग के बारे में बताया है। तो ट्रांसलेशन जो है वो प्रोसेस है कि कैसे जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो डीएनए टू आरएनए ली जाती है। तो ट्रांसलेशन इज द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए इन यूकैरियोट्स। इट अकर्स इन द न्यूक्लियस and is followed by RNA processing before the mature mRNA is exported to the cytoplasm. RNA polymerase binds to the promoter region of a gene and synthesize an RNA strand कॉम्प्लीमेंट्री टू द टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो डीएनए है वो आरएनए को इंफॉर्मेशन देता है। अब आरएनए जो है वो एमआरएनए के मैच्योर होने से पहले क्या करता है कि पॉलीमरेज को ब्लेंड करता है प्रमोटर रीजन में और फिर उसको मतलब डीएनए स्ट्रैंड बनाने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री दे देता है आरएनए को। तो वैसे सॉरी आज मैं बहुत ज़्यादा अटक रही हूँ क्योंकि मेरा जो गला है वो ख़राब है और काफ़ी मतलब कान में भी मेरे को सुनाई नहीं दे रहा एक कान से, तो उसके लिए सॉरी। आज मैं थोड़ा अटक अटक के ही बोलूँगी, पर आगे हम पढ़ेंगे। द प्राइमरी transcript undergoes several modifications. A 5 strand cap is added
introns are scripted out and a poly A tail is added to the third strand, and these modifications protect the mRNA and aid in its export and translation. The mature mRNA then travels to cytoplasm where it can be translated into protein. तो अब एम आर एन ए जो है वो मैच्योर अगर हो गया, तो मैच्योर होने के बाद में वो साइटोप्लाज्म में ट्रेवल करेगा और फिर वहाँ जाके वो प्रोटीन बन सकता है. फिर यहाँ पे जेनेटिक कोड और ट्रांसलेशन के बारे में बताया है कि जैसे जो जेनेटिक कोड्स वगैरह हैं वो कैसे बनते हैं. जैसे कि हमें यहाँ पे लिखा है ये सेकंड लाइन में कि द कोड इज रीडेड इन 3 न्यूक्लियोइड यूनिट्स कॉल्ड कोडोन्स, ईच specifying a particular amino acid or a stop signal. The code is degenerated, meaning multiple codons can code for the same amino acid. तो यहाँ पे ये लिखा है कि जो कोड है, मतलब जो कोड रीडिंग है वो 3 न्यूक्लियोइड के यूनिट से होती है और उस यूनिट को कोडोन्स बोलते हैं. हर एक जो कोडोन है वो स्पेसिफिक अमीनो एसिड के लिए होता है या फिर स्टॉप सिग्नल के लिए होता है, और जो कोड जनरेट है वो मल्टीपल कोडोन्स एक ही अमीनो एसिड के लिए हो सकता है. अब जैसे कि यहाँ पे हमें ये टेबल दिया है कि जो कोडोन हमें यहाँ पे बताया कि कोडोन अमीनो एसिड है. तो जैसे UUC ये वाला जो कोडोन है वो हमारे फाइलेनिन के लिए है, और UCU, UCC, UCA, UCG ये सर्निन के लिए है. अब AUG जो है वो मेथोनिन के लिए है जो कि स्टार्ट करता है, और UAA, UAG, UGA ये स्टॉप करता है. फिर GGU, GGC, GGA, GGG ये ग्लाइकेन है, और CAA, CAG ये ग्लूटेमाइन है. फिर यहाँ पे रेगुलेशन के बारे में बताया है कि रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन कैसे होता है. तो क्रोमेटिन जो है उसकी रीमॉडलिंग होती है, फिर उसका पोस्ट ट्रांसलेशन रेगुलेशन होता है, ट्रांसलेशन कंट्रोल होता है, उसके बाद में ट्रांसलेशन एंड पोस्ट ट्रांसलेशन कंट्रोल किया जाता है. तो डीएनए जो है वो देखो, जो जीन एक्सप्रेशन है वो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में होता है, और इन्हीं 4 स्टेप्स की वजह से होता है. तो जैसे डीएनए जो है वो क्रोमेटिन रीमॉडलिंग में क्या होता है, डीएनए एक्सेसिबिलिटी जो है वो अफेक्ट हो जाती है हिस्टोन मॉडिफिकेशन से और डीएनए मिथाइलिकेशन से. अब पोस्ट ट्रांसलेशन रेगुलेशन में क्या होता है, आरएनए प्रोसेसिंग स्टेबिलिटी एंड लोकलाइजिंग इफेक्ट जीएनए जो है वो एक्सप्रेस होता है. फिर ट्रांसक्रिप्शनल कंट्रोल में क्या होता है कि ट्रांसलेशन फैक्टर्स, इन्हेंसर्स और साइलेंट
सर रेगुलेशंस जो है वो जीन एक्टिवेशन का काम करते हैं, और ट्रांसलेशन एंड पोस्ट ट्रांसलेशन कंट्रोल में क्या होता है, जो रेगुलेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस है वो एंड मॉडिफिकेशंस जो है वो होते हैं। फिर यहाँ पे हमें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में बताया है। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है, जिसका शॉर्ट फॉर्म है HGP, वो इंटरनेशनल साइंटिफिक रिसर्च का प्रोग्राम है जो कि ह्यूमन जीनोम्स और उन आइडेंटिफिकेशन एंड मैपिंग ऑफ ऑल ह्यूमन जीन्स के लिए बनाया गया है। और ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कोलैबोरेटिव बायोलॉजिकल प्रोजेक्ट है, जो कि 1990 में स्टार्ट हुआ था और 2003 में कंप्लीट हो गया था। अब जो ये हमारा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, उसमें हमें अप्रॉक्सीमेटली 3 बिलियन बेस पेयर्स आइडेंटिफाई हुए, वो भी 20,000 से लेके 25,000 जीन्स के लिए। और इसकी वजह से मेडिसिन पे, बायोटेक्नोलॉजी पे और ह्यूमन इवोल्यूशन पे काफ़ी इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिला है। साथ में प्रोजेक्ट ने काफ़ी एथिकल, लीगल, सोशल इश्यूज जो है जेनेटिक इंफॉर्मेशन के बारे में उन्हें यूज़ भी किया है। तो यहाँ पे यही बताया कि सीक्वेंसिंग में जो है डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ 3 बिलियन DNA बेस पेयर इन्हें मिले। जीन मैपिंग भी आइडेंटिफाई हुई 20,000 से 25,000 जीन्स के लिए। डाटा स्टोरेज भी हुआ और एथिकल कंसिडरेशंस भी हुई। फिर है DNA फिंगरप्रिंटिंग। अब DNA फिंगरप्रिंटिंग जो है वो काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है। अब DNA फिंगरप्रिंटिंग इसीलिए की जाती है कि जैसे कि जब भी हमें कोई छोटा सा सैंपल मिलता है, सपोज़ करो जैसे कि आप किसी क्राइम सीन पे हो और आपको वहाँ से एक DNA का सैंपल मिला, सपोज़ एक हेयर का पीस मिला। अब वो हेयर का पीस क्या होगा कि वो काफ़ी छोटा जो है वो पार्ट है DNA का, उससे हम कुछ नहीं निकाल सकते। तो उसके लिए हमें उसका DNA फिंगरप्रिंटिंग करना पड़ेगा, उससे बार बार मतलब उसको कॉपी करना पड़ेगा, तब जाके हमें इतना बड़ा सैंपल मिलेगा कि हम किसी इंसान से उसे मैच करके देख सकते हैं कि वो जो है हमारा कल्प्रिट है। तो DNA फिंगरप्रिंटिंग का यही काम है कि जो DNA है, जैसे कि ब्लड है, सलाइवा है, हेयर है, वहाँ से हमने लिया, उसको हमने एक एम्पलीफायर में डाला, उसका चेन रिएक्शन करवाया और फिर हमें उसका जो बड़ा पार्ट मिल जाएगा उसको हम कल्प्रिट के ब्लड सैंपल या किसी से भी मैच करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि ये DNA मैच्ड हो चुका है। तो इसीलिए DNA फिंगरप्रिंटिंग जो है वो की जाती है। तो इसी के साथ आज ये था हमारा आज का चैप्टर। अब मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, और इसका ये जो PDF है आपको वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। काफ़ी स्टडी मटेरियल जो है आपको सभी सब्जेक्ट्स का वहाँ पे अवेलेबल है, आपको मिल जाएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और इसी के साथ थैंक यू एंड बाय बाय।